आज के मुख्य समाचार। शिमला में धूमधाम से मनाया गया हिमाचल प्रदेश का 19वां स्थापना दिवस। पंचायत चौकीदारों को समय पर वेतन देने के निर्देश। हिमाचल दिवस समारोह, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की कई बड़ी घोषणाएं। मंडी में धूमधाम से मनाया गया जिला स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह। नारी शक्ति वंदन अधिनियम समर्थन में कार्यक्रम का आयोजन। धर्मशाला में हिमाचल दिवस के जिला स्तरीय समारोह। अब समाचार विस्तार से। रिज मैदान में हिमाचल प्रदेश का 19वां स्थापना दिवस बड़े हर्षोल्लास, गरिमा और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। शिमला में आयोजित जिला स्तरीय इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर प्रदेश की समृद्ध विरासत और विकास यात्रा का उत्सव मनाया। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बतौर मुख्य अतिथि की। उन्होंने ध्वजारोहण कर समारोह का शुभारंभ किया और उसके बाद भव्य परेड का निरीक्षण किया। मैदान में उपस्थित लोगों ने परेड में शामिल टुकड़ियों का उत्साहवर्धन तालियों की गूंज के साथ किया। कार्यक्रम की मुख्य आकर्षण परेड रही, जिसमें हिमाचल प्रदेश पुलिस, होमगार्ड, महिला पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, एनएसएस और स्काउट एंड गाइड के टुकड़ों ने शानदार मार्च पास्ट प्रस्तुत किया। सभी टुकड़ों ने अनुशासन और समर्पण का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए समारोह की गरिमा को बढ़ाया। इस दौरान कार्यक्रम में कई प्रमुख गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे, जिसमें कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल, कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार, पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह, नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान, उप महापौर उमा कौशल, उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप सहित नगर निगम के पार्षद शामिल रहे। अपने संबोधन में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश निरंतर विकास की ओर अग्रसर है और विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है। उन्होंने बताया कि पर्यटन क्षेत्र में हिमाचल ने नई पहचान बनाई है और देश विदेश से पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिससे किसानों और बागवानों की आय में वृद्धि हो रही है। इसके अलावा रेलवे कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी हिमाचल को मजबूती मिल रही है, जिससे प्रदेश के दूर दराज इलाकों को जोड़ने में मदद मिल रही है। शिक्षा का क्षेत्र का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है और शिक्षा के स्तर को और ऊंचा उठाने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने युवाओं को प्रदेश के विकास में भागीदार बनने का आह्वान किया। समारोह के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली छात्रों ने रंगारंग प्रस्तुतियां देकर सभी का मन मोह लिया। सर्वप्रथम सलामी मंच के सामने से कदम मिलाते हुए गुजर रही है हिमाचल प्रदेश पुलिस पुरुष की टुकड़ी एएसआई उमेश शर्मा की अगुवाई में मंच के आगे से गुजर रही है। कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर अमन चैन कायम रखने में अग्रसर हिमाचल प्रदेश जिला महिला पुलिस की टुकड़ी एएसआई शर्मा की अगुवाई में इस पावन मौके पे हम हिमाचल वासियों को बधाई देना चाहते हैं। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है और हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व की कहानी जो है एक संघर्षों से जुड़ी हुई कहानी रही है और आज हिमाचल प्रदेश एक फुल फ्लैज राज्य है, लेकिन आज़ादी के 8 महीने के बाद हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया और उसके बाद विशाल हिमाचल बना। पंजाब के पहाड़ी इलाके हिमाचल प्रदेश में मिलाए गए और उसके बाद ये कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर जैसे राज्यों का जिलों का गठन हुआ और उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने हमें पूर्ण राज्यत्व दिया इसी ऐतिहासिक मैदान पे आके
और उससे पहले जवाहरलाल नेहरू जी ने माइनॉरिटी कमेटी की रिपोर्ट को एक्सेप्ट करके हिमाचल प्रदेश बनाया था। तो फिर उसके बाद जो सरकारें बनी उनका प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने में योगदान रहा है। ख़ास तौर पे हम डॉक्टर वाई.एस. परमार को नहीं भूल सकते, जिनकी बदौलत जो है हिमाचल सूबा बना, हिमाचल प्रदेश एक अलग राज्य बना और वो लंबे अरसे तक हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद वीरभद्र सिंह जी ने उसको आगे बढ़ाया और जो विकास का मॉडल बना है उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और लेकिन हिमाचल फाइनेंशियली कभी भी एक सक्षम मॉडल नहीं था। जब हिमाचल प्रदेश बना भी था तो उसमें भी ये पता था कि हिमाचल प्रदेश में फाइनेंशियल दिक्कतें होंगी और इसके आय के संसाधन नहीं हैं। तो उसी समय से हिमाचल प्रदेश को केंद्रीय मदद पर आश्रित रहना पड़ रहा था। लेकिन 72-73 साल के समय में जो केंद्र की मदद होती थी वो हाल ही के समय में बंद हो गई। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है राजस्व घाटा अनुदान हाल ही में बंद किया, जिससे हिमाचल प्रदेश को 50,000 करोड़ रुपए का 5 साल में नुकसान होगा। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें हमारे खिलाफ आई हैं और भारत सरकार ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। उससे पहले जीएसटी का कंपनसेशन जो था और 2022 में बंद हो गया। तो जो हिमाचल के आय के 2 मेजर स्रोत थे वो बंद हो गए। लेकिन इसके बावजूद भी हमने कर्मचारियों को ओपीएस दिया है और प्रदेश के 1,36,000 कर्मचारी ओपीएस का फ़ायदा उठा रहे हैं। और इसके अतिरिक्त प्रदेश में जो आय के संसाधन अर्जित करने के लिए हमने कोशिश की है और 50,000 करोड़ रुपए की आय हमने 3 साल में अर्जित की है। जबकि इस दौरान यहाँ पे डिज़ास्टर आया 2023, 24, 25, 26 ये जो डिज़ास्टर आए हैं उसमें हमें 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ओपीएस की वजह से भी हमारा 2,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने काट लिया। तो इसलिए हिमाचल प्रदेश विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी विकास को आगे बढ़ा रहा है। हम 3,000 करोड़ रुपया हेल्थ के मशीनरी खरीदने पे खर्च कर रहे हैं। हम 2,000 करोड़ रुपया पानी को शुद्ध करने के ऊपर खर्चा करने जा रहे हैं। हम 2,500 करोड़ रुपए का बल्क ड्रग पार्क स्थापित कर रहे हैं। शिक्षा में हम जो है 21वें स्थान से 5वें स्थान तक पहुंचने में कामयाब हो गए हैं। और ख़ास तौर पे शिमला में हम यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का रोपवे उसको प्रस्ताव को आगे बढ़ा रहे हैं। उसमें हमारी केंद्र से बातचीत चल रही है और ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं। और ख़ास तौर पे जो हमारा कांगड़ा का एयरपोर्ट है उसमें हम 3,500 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। जबकि सारे राज्यों में एयरपोर्ट्स और रेलवे लाइनें केंद्र ने बना के दी हैं। हिमाचल प्रदेश एक राज्य है जिसके साथ ये व्यवहार सही नहीं हो पा रहा है। इसलिए हमने कर्जा लेके ही हम एयरपोर्ट का निर्माण कर रहे हैं ताकि हम प्रदेश को एक पर्यटक राजधानी के तौर पे धर्मशाला को विकसित कर सकें। हिमाचल प्रदेश ने ऊर्जा के क्षेत्र में अच्छा काम किया है। हिमाचल पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। हिमाचल बागवानी राज्य के तौर पे अपनी पहचान अर्जित कर चुका है और पहाड़ी राज्यों के मॉडल के तौर पे ख़ास तौर पे शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। सीबीएसई स्कूल गवर्नमेंट सेक्टर में बना रहे हैं। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बना रहे हैं। कांगड़ा जिला में फीना सिंह परियोजना जो 10-12 साल से लटकी हुई थी 600 करोड़ रुपए की, उसको हम यहाँ पे बना रहे हैं। शिमला की पानी की स्कीम 600 करोड़ रुपए की है जो जून महीने में बन के तैयार हो जाएगी। ठियोग की पानी की स्कीम है 350 करोड़ रुपए की है, वो भी इस साल बन के तैयार हो जाएगी। तो इसके अलावा हम 1,000 के आसपास बसें खरीदने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक बसें 300 लगभग अगले महीने से आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये सारे कार्य हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए। रिकांगपिओ के मिनी स्टेडियम में बुधवार को हिमाचल दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह की शुरुआत प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कार्यक्रम के दौरान प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की, जिनका सीधा लाभ विभिन्न वर्गों को मिलने वाला है। उन्होंने कहा कि किन्नौर जिले की 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस घोषणा से क्षेत्र की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने एक और अहम फैसला लेते हुए बताया कि क्लास 1 और क्लास 2 अधिकारियों के वेतन को डेफर करने से संबंधित आदेश को सरकार ने वापस ले लिया है। इस निर्णय से सरकारी अधिकारियों को राहत मिलेगी। शिक्षा क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रदेश के सभी स्कूलों में छात्रों से एक समान फीस ली जाएगी। इस निर्णय का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था में समानता लाना और अभिभावकों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को संतुलित करना है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग के लिए एक अहम घोषणा की। उन्होंने कहा कि ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ पुलिस कर्मियों को सेवानिवृत्ति के समय एक रैंक उच्च पद प्रदान किया जाएगा, जिससे उनका मनोबल बढ़ेगा और सेवा के प्रति समर्पण को भी सम्मान मिलेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री सुक्खू ने बताया कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए क्लास 4 कर्मचारियों को मई महीने में ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट का भुगतान किया जाएगा। यह निर्णय लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे कर्मचारियों के लिए राहत भरा साबित होगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विकास, सामाजिक कल्याण और प्रशासनिक सुधारों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार आम जनता के हितों को प्राथमिकता देते हुए पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ कार्य कर रही है। हिमाचल दिवस के इस राज्य स्तरीय आयोजन में सांस्कृतिक कार्यक्रमों और पारंपरिक प्रस्तुतियों ने भी माहौल को उत्साहपूर्ण बना दिया। स्थानीय कलाकारों और विद्यार्थियों ने अपने प्रस्तुतियों के माध्यम से हिमाचल की समृद्ध संस्कृति की झलक पेश की। प्रदेश सरकार ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में अत्याधुनिक सुविधा वाले राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने की पहल की है। मैं पहले डे बोर्डिंग स्कूल की शुरुआत रिकांगपिओ से करने जा रहा हूं, जो अगले 6 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। डॉक्टर वाईएस परमार विद्यार्थी ऋण योजना शुरू कर युवाओं को उच्च और व्यावसायिक शिक्षा के लिए 1% ब्याज पर 20 लाख रुपए तक की ऋण सुविधा प्रदान की जा रही है, जिसकी गारंटी प्रदेश सरकार देती है। विधवा बहनों और एकल नारियों के बच्चे शिक्षा से वंचित न रहे, इसके लिए हमारी सरकार ने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना शुरू की है। अब लाभार्थियों के बच्चे जो प्रदेश के बाहर प्रतिष्ठित सरकारी वोकेशनल संस्थानों में प्रवेश पाएंगे, उनका पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। हमने इस योजना के लिए एक परिवार की आय को 4 लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपया कर दिया गया है। 12 लाख की आय वाला कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए 1% ब्याज की दर से 20 लाख रुपए का लोन ले सकता है और सरकार उसकी गारंटी देगी। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के अंतर्गत 6000 अनाथ बच्चों को कानून बनाकर चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया गया है। प्रदेश सरकार इन बच्चों की शिक्षा, शादी में मदद, स्टार्टअप शुरू करने, घर बनाने के लिए भूमि एवं आर्थिक सहायता सहित अन्य सुविधा प्रदान करने की जिम्मेदारी उठा रही है। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश को पर्यावरण बचाए रखने के लिए भी गंभीर कदम उठा रही है। हमने पर्यावरण संरक्षण को रोजगार का जरिया बनाने का प्रयास किया है। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के अंतर्गत महिला मंडलों, युवक मंडलों और अन्य स्वयं सहायता समूह को प्रति हेक्टेयर 1,20,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इससे जंगल भी बचेंगे और युवाओं को आजीविका का साधन भी मिलेगा। पर्यावरण संरक्षण की अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए हम मिशन 32% योजना शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत प्रदेश के ग्रीन कवर को वर्ष 2030 तक 29.5% से बढ़ाकर 32% करने का लक्ष्य रखा है। हमारी सरकार ग्रीन एनर्जी के दोहन को बढ़ावा दे रही है। अगले 2 वर्षों में 500 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए प्राकृतिक, धार्मिक, साहसिक
आध्यात्मिक और स्वच्छता पर्यटन को बड़े स्तर पर बढ़ावा दिया जा रहा है। कांगड़ा जिला को हिमाचल की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है। कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू हो चुका है। कांगड़ा जिला के देरा के बनखंडी में एक बड़ा जियोलॉजिकल पार्क विकसित किया जा रहा है। प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों ज्वालामुखी और नैना देवी में धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने के लिए 150 करोड़ रुपया मंजूर किए हैं। हमने करुणामूलक रोजगार नीति में संशोधन कर प्रति परिवार आय की पात्रता को 2,50,000 रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपया किया है, ताकि और अधिक पात्र युवाओं को लाभान्वित किया जा सके। प्रदेश सरकार ने करुणामूलक आधार पर अब तक 640 नौकरियां दी है और 980 नए मामले स्वीकृत किए हैं। हमारी सरकार समाज के हर वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, सहयोग और सम्मान देने के लिए प्रतिबद्ध है। रिकांगपिओ के इस क्षेत्र में आज हमारा हिमाचल दिवस मनाया गया है और निश्चित रूप से प्रदेश आत्मनिर्भर बने और हमें जिस आर्थिक चुनौती का हमने सामना किया, मुझे खुशी है आज इस हिमाचल दिवस पर हमारे हिमाचल की जनता को बताते हुए कि हम आर्थिक चुनौती को पार करते हुए अर्थव्यवस्था को मजबूती देते हुए आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। किन्नौर की सभी महिलाओं को जो 1 अप्रैल से 21 वर्ष की हो जाएगी, जिनकी आय 2 लाख से कम है, कुछ सभी को 1500 रुपया हर महीना दिया जाएगा। प्रत्येक वर्ष 18,000 रुपये का दिया जाएगा। दूसरा, जो क्लास 1 और क्लास 2 के अधिकारियों की जो 3% जो पे थी, जो 6 महीने के लिए डेफर की गई थी, उसको विड्रॉ कर लिया गया है, जो बजट में घोषणा की गई थी। और क्लास 1 और क्लास 2 के अधिकारियों को मई महीने में पूरी पे मिलेगी। और जो क्लास 4 कर्मचारी है, जिनका उनको मई महीने में पूरा उनका जो डीए का एरियर बचा हुआ है वो पूरा दे दिया जाएगा क्लास 4 कर्मचारियों को। तो निश्चित रूप से जब चुनौतियां होती हैं और उसमें परिवर्तन किया जाता है, अर्थव्यवस्था में मजबूती आती है, तो इस प्रकार से जो जनता की संपदा है जनता को देने में हमें हमारी सरकार को खुशी होती है। और जनता हमसे मांगती नहीं है, लेकिन उनकी सोच को हम समझते हैं और जो सोच को समझता है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र की सोच हो, चाहे हेल्थ के सेक्टर की सोच हो, उसी को व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं। दूसरा, अपने जो पुलिस रैंक को भी जब रिटायरिंग जब जो भी पुलिस कर्मचारी रिटायरमेंट पर एक प्रमोशन, जैसे ऑनरेरियम की पोस्ट पर प्रमोशन रिटायरमेंट के एक दिन पहले उनको दे दी जाएगी और ये देख कर दी जाएगी कि उसका पीछे का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड अगर ईमानदारी का है, स्वच्छ छवि का, तब दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मशाला के पुलिस मैदान में हिमाचल दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। समारोह की शुरुआत ध्वजारोहण के साथ की गई, जिसके बाद मुख्य अतिथि ने परेड का निरीक्षण किया और विभिन्न टुकड़ियों से सलामी ली। इस दौरान पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी, स्काउट एंड गाइड सहित अन्य विभागों की टुकड़ियों ने अनुशासित मार्च पास्ट प्रस्तुत कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। अपने संबोधन में कृषि मंत्री प्रोफेसर चौधरी चंद्र कुमार ने हिमाचल प्रदेश की 79 वर्षों की यात्रा पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि प्रदेश ने कृषि, बागवानी, शिक्षा और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने विशेष रूप से किसानों और बागवानों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि उनकी मेहनत से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है। नई तकनीकों को अपनाने, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और बेहतर बाजार व्यवस्था उपलब्ध करवाने के लिए विशेष ध्यान भी दिया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने भी लोगों का मन मोह लिया। स्कूली छात्र छात्राओं ने देशभक्ति गीतों और पारंपरिक नृत्यों के माध्यम से हिमाचल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रस्तुत किया। जो है, मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूँ। हिमाचल प्रदेश का वजूद जो था, इसकी भी एक अपनी बहुत बड़ी कहानी है। 1953 में एक कमीशन जो था वह बैठा और जिसके चेयरमैन जो थे
फैजल अली थे और उसके जो सदस्य थे श्री HN कुमारसू और इसी तरह से एक सदस्य इनके जो थे वो दूसरे थे। और उस कमीशन में 1952 में आपने ये रिकमेंडेशन दी कि जितने ये हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेट्स हैं इनको पंजाब में बनाया। लेकिन उस वक्त के जो चेयरपर्सन थे फैजल अली, उन्होंने कहा कि ये पहाड़ी क्षेत्र है, ये अपने में अनूठा प्रदेश है जिसकी सभ्यता संस्कृति इस प्रकार से है कि वो अपने में गुजर बसर करते हैं और इसको एक अलग से जो है वो प्रदेश घोषित करना चाहिए। हम उस वक्त के नेतृत्व को स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और इस परिवार के सभी लोग जो हैं उनको आज के दिन याद करते हैं कि उन्होंने 2 कमीशन की रिकमेंडेशन को ना मान करके, 2 सदस्यों की रिकमेंडेशन को ना मान करके, एक सदस्य की रिकमेंडेशन को मान करके हमारे अस्तित्व को कायम रखा। और 1948 में 15 अप्रैल 1948 में इस हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ जिसको के 78 ईयर्स हो गए। और उस वक्त इस प्रदेश में 30 झंडे जो थे वे लहराए जाते थे। राजे रजवाड़ों का शासन था और 30 झंडे जो थे वो उस वक्त जो था वो लहराए जाते थे। 1948 में जब उनको सभी को मर्ज कर दिया और मैं उन स्वतंत्र सेनानियों को और बहादुर सैनिकों को और उस प्रजामंडल आंदोलन के सभी नायकों को और आंदोलनकर्ताओं को, हिमाचल वासियों को जो मैं जहां पर नमन करता हूं कि उन्होंने 1948 में एक प्रोविंशियल स्टेट का जो है इसको दर्जा दिया। और 1966 में जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था तो उस वक्त 1966 में जस्टिस जे शाह जे वो चेयरमैन बने और उसके 2 मेंबर M फिलिप्स और S दत्ता जो है वो उस वक्त लिमिटेशन कमेटी के सदस्य बने। और हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र थे और उस वक्त हम पंजाब में थे, उन कुछ पहाड़ी क्षेत्रों को काट करके जो है वो पुराना जो हमारा हिमाचल था जिसमें महासू स्टेट थी, चंबा स्टेट थी, उनको इसमें इकट्ठा करके 1966 में भाषा के आधार के ऊपर 3 स्टेटें बनी। एक जो है वो हिमाचल प्रदेश बना, एक पंजाब बना और एक हरियाणा बना। और हमें गौरव हासिल है कि हमारे हिमाचल प्रदेश के जन्मदाता डॉक्टर वाईएस परमार जो थे वो प्रथम हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और उनके योगदान को भी हम नहीं भुला सकते हैं। हमें उनके प्रशासन को नजदीक से देखने का मौका मिला और निरंतर हिमाचल प्रदेश 1960 से लेकर के बहुत ही निरंतर जो है वो कांग्रेस पार्टी की सरकारें रही। डॉक्टर
परमार के बाद हिमाचल प्रदेश में जो है वो स्वर्गीय ठाकुर रामलाल जी की सरकार रही। उसके बाद श्री शांता कुमार जी की सरकार रही। उसके बाद लंबे समय तक स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह की सरकार रही और उसके बाद श्री प्रेम कुमार धूमल की सरकार रही। और आज जो है वो हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नौजवान हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनकी सरकार जो है वो काम कर रही है। जो लोग स्टेट हुड का विरोध करते थे और एक नारा लगाते थे स्टेट हुड मारो ठोट, उनको भी इस प्रदेश की सेवा करने का मौका मिला। अगर हिमाचल ना होता तो वो मुख्यमंत्री ना बनते। अगर हिमाचल ना होता तो हमारा अस्तित्व ना होता। आज हम एक छोटी सी स्टेट के रहने वाले लोग हैं जिसकी आबादी जो है वो 74 लाख की है। हमारा अपना जो है वो सेक्रेटरीट है, हमारा अपना मंत्रिमंडल है, हमारी जो है वो हाई कोर्ट है। हम अपना फैसला खुद करते हैं और हम सरकार का बजट बनाते हैं। शिमला से पंचायत विभाग द्वारा एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया, जिसमें प्रदेश के ग्राम पंचायतों में कार्यरत पंचायत चौकीदारों को समय पर मासिक पारिश्रमिक देने के सख्त निर्देश दिए गए। यह आदेश 21 फरवरी 2025 को जारी किया गया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि लगातार शिकायतें मिलने के बाद यह कदम उठाया गया है। जारी निर्देशों के अनुसार विभाग को विभिन्न माध्यमों से पंचायत चौकीदार संघ की ओर से बार बार शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि उन्हें समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। कई बार निर्देश जारी करने के बावजूद भी स्थिति में सुधार नहीं किया गया, जिसके चलते अब विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। आदेश में सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अपने क्षेत्रों की पंचायतों में कार्यरत चौकीदारों और सिलाई अध्यापिकाओं को हर महीने की 7 तारीख तक उनके बैंक खातों में वेतन सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी कहा गया कि यदि राज्य सरकार से अनुदान राशि मिलने में देरी होती है तो उस स्थिति में पंचायत निधि से भुगतान किया जाए। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि जैसे ही सरकार से अनुदान राशि प्राप्त हो, पंचायत निधि से खर्च की गई राशि को पुनः जमा किया जाए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कर्मचारियों को वेतन के लिए इंतजार न करना पड़े। इस आदेश पर हस्ताक्षर अतिरिक्त निदेशक पंचायत राज विभाग केवल शर्मा द्वारा किए गए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है। यह आदेश ऐसे समय में आया जब पंचायत स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों द्वारा वेतन में देरी को लेकर लगातार आवाज उठाई जा रही थी। अब देखना होगा कि निर्देशों के बाद जमीनी स्तर पर कितनी तेजी से सुधार होता है और कर्मचारियों को समय पर भुगतान मिल पाता है या नहीं। मैं गुमान सिंह, पंचायत चौकीदार ग्राम पंचायत मुरार और स्टेट कार्यकारिणी पंचायत चौकीदार यूनियन मीडिया सलाहकार जिला मंडी पंचायत चौकीदार यूनियन का सचिव होने के नाते अंशकालीन और दैनिक वेतन भोगी सिलाई अध्यापकों का वेतन समय पर न मिलने वाले पंचायत चौकीदार अंशकालीन दैनिक वेतन भोगी व सिलाई अध्यापकों का वेतन की अदायगी वीडियो कार्यालय से बारी चौकी से 3 महीने के बाद पंचायत खाते में डाल दी जाती है और कर्मचारी का वेतन हर महीने दिया जाता है। और एक गरीब पंचायत चौकीदार और सिलाई अध्यापका के लिए बजट उपलब्ध नहीं है और विभागों के लिए बजट है उनके पास, और पंचायत चौकीदार और सिलाई टीचर के लिए कोई भी बजट का प्रावधान नहीं है। ऐसे में परिवार का पालन पोषण करने में बड़ी मुश्किल हो रही है। और अतिरिक्त निर्देशक जो पंचायती राज विभाग जिन्होंने लेटर पत्र संघ निकाला था और उन्होंने 7 तारीख को बैंक खाते में डालने का आदेश भी विभाग को दिया था, और ऐसा नहीं होता है क्योंकि 3 महीने के बाद जो है वेतन दिया जाता है। और सिलाई अध्यापका का वेतन जो है अक्टूबर व नवंबर 2025 का वेतन बाली चौकी ब्लॉक से डाल दिया था। 3 महीने बीत गए पर वेतन नहीं दिया गया। वह यहाँ सेक्रेटरी की जो सचिव जो पंचायत सचिव है मनमानी हो रही है। और लीला जो देवी है बागी बनवास की सिलाई अध्यापका है, उनका वेतन जो है अभी तक नहीं दिया गया है। हमने वीडियो कार्यालय से भी इस में बात की थी पहले, उसके बाद हमने कंटेंट जो हमारे बारी चौकी ब्लॉक है उनसे वार्ता की गई थी। उन्होंने भी कहा कि भी बजट नहीं है, बजट जब आएगा तब कराएगा। हम वीडियो कार्यालय से निवेदन करना चाहते हैं कि जब बजट आएगा तो हमें समय समय पर वेतन दिया जाए ताकि कोई भी कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े।
और कई जो पंचायतों में सेक्रेटरी है वो मनमानी कर रहे हैं और 3 महीने के बाद जो है वेतन दिया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम विभाग से निवेदन करना चाहते हैं कि समय समय पर वेतन की अदायगी की जाए। धन्यवाद। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में एक प्रभावशाली टाउन हॉल कार्यक्रम और पदयात्रा का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम महिला मोर्चा के अध्यक्ष डेजी ठाकुर के नेतृत्व में आयोजित हुआ, जिसमें नारी शक्ति फोरम और एक सामाजिक संगठन एनजीओ ने भी सक्रिय सहयोग दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों, सम्मान और सशक्तिकरण के प्रति समाज में व्यापक जागरूकता फैलाना रहा। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। अपने संबोधन में जयराम ठाकुर ने कहा कि महिलाओं की भागीदारी के बिना किसी भी समाज का समग्र विकास संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि राजनीति में महिलाओं को 33% आरक्षण देने से संबंधित विधेयक के लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने की उम्मीद है, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। उन्होंने आगे बताया कि 16, 17 और 18 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसे उन्होंने एक सकारात्मक और दूरदर्शी पहल बताया। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं और यह पहल उसी कड़ी का हिस्सा है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा लिए जा रहे कई फैसले जल्दबाजी में लिए जाते हैं, जिसमें उन्हें बाद में बदलाव करना पड़ता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ घोषणाएं बिना ठोस आधार की की जाती है, जिससे जनता में भ्रम की स्थिति पैदा होती है। यह आयोजन न केवल महिलाओं के अधिकारों को लेकर जागरूकता बढ़ाने में सफल रहा, बल्कि समाज में समानता, सम्मान और महिलाओं की भागीदारी को लेकर एक सशक्त संदेश देने में भी महत्वपूर्ण साबित हुआ। और सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक ऐतिहासिक फैसला 21वीं सदी का जो इतिहास में दर्ज होने जा रहा है। महिलाओं को 33% आरक्षण का जो बिल लोकसभा में, राज्यसभा में पारित हुआ, उसको तेजी से आगे बढ़ा करके उसको लागू किया जाए। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए 16, 17 और 18 अप्रैल को यानी कि कल से 3 दिन का विशेष सत्र लोकसभा का, राज्यसभा का बुलाया गया है और जिसमें मुझे पूरा भरोसा है कि सार्थक चर्चा होने के पश्चात सारे दलों को विश्वास में लेने के बाद जो है ये बिल पारित होने के साथ साथ में रास्ता महिला आरक्षण का साफ हो जाएगा। निश्चित रूप से ये बड़ा कदम, ऐतिहासिक कदम नरेंद्र मोदी जी के मजबूत नेतृत्व में संभव था और उन्हें ये संभव करने के लिए अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी। महिलाओं का पार्टिसिपेशन जो हमारा आबादी का आधा हिस्सा है, यानी कि 50% के लगभग महिला की पॉपुलेशन है, उसको सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। अभी तक हम देखें कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में तो कुछ राज्यों में हो चुका है, लगभग अधिकांश राज्यों में हुआ है, लेकिन उसके बावजूद लोकसभा में, राज्यसभा में, उसके साथ साथ में विशेष तौर से विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा में इसके लिए बहुत लंबे समय से मांग आती रही। कई बार बिल लोकसभा में पेश किए गए, लेकिन उसके बावजूद व्यवधान के कारण, किसी वजह के कारण जो है वो पारित नहीं हो पाए। और अभी पूरे देश को एक बहुत बड़ी उम्मीद है और ख़ास तौर से हमारी मातृशक्ति को बहुत बड़ी उम्मीद है कि ये बिल पारित होगा और महिलाओं का आरक्षण लोकसभा और विधानसभा के अंदर 33% सुनिश्चित किया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि निश्चित रूप से ये हम अपनी आंखों से, हम सब लोगों का, इस पीढ़ी का ये सौभाग्य है कि जो इस पीढ़ी के लोग इसको पारित होते देखेंगे और लागू होते देखेंगे, ये हम सब का सौभाग्य है। देखिए, पहली बात अगर मैं कहूँ कि एक तो मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं पर भरोसा समाप्त हो चुका है, प्रदेश की जनता का भी और हम सब लोगों का तो हुआ है। जो मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर एक बार नहीं अनेकों बार अनेकों घोषणाएं कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक उनका काम शुरू नहीं हो पाया, लागू नहीं हो पाई। तो उन घोषणाओं का अगर हम जिक्र करें तो वो बहुत लंबी लिस्ट है, इसलिए भरोसा नहीं किया जा सकता है जो मुख्यमंत्री जी ने कहा।
अगर कर्मचारियों के बारे में उन्होंने जो सैलरी डेफर करने का जो फैसला वापस लिया है, तो मेरी बात वो सच्ची साबित हो रही है कि हम पहले से बार बार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी जल्दबाजी में फैसले लेते हैं, बिना सोचे समझे फैसले लेते हैं और परिपक्व फैसला लेते हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप वो फैसले फिर वापस लेने पड़ते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, विधानसभा के अंदर पारित किए हुए बिल हाई कोर्ट में फंस जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में फंस जाते हैं, एजेंट पे वापस हो जाते हैं, उनको निरस्त कर देते हैं। जबकि विधानसभा के अंदर एक बार नहीं अनेकों बार कहा कि ये कानून के संगत नहीं है, संविधान की व्यवस्थाओं के अनुकूल नहीं है, नियम के अनुरूप नहीं है, मत करिए। लेकिन जिद करते हैं, फिर उसके बाद मुंह की खानी पड़ती है। अभी जो फैसला उन्होंने कुछ दिन पहले एंटी टैक्स पर लिया था, उसको वापस करना पड़ा। इसके साथ साथ में ये फैसला जो अभी अपने जिसका जिक्र किया है कर्मचारियों के सैलरी डेफर करने का, इस बारे में हम पहले भी कह चुके थे कि ये भी नियम के अनुसार नहीं है, नियम के अनुसार नहीं है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में कोविड के दौरान सैलरी काटी थी और हाई कोर्ट में भी सरकार हारी, सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार हारी वहाँ की, और अल्टीमेटली 6% इंटरेस्ट के साथ वो सैलरी देने का आदेश आया। तो ऐसे में मुझे लगता है कि शायद अब मुख्यमंत्री को बाद में किसी सलाहकार ने सलाह दी होगी इनके कानून की दृष्टि से कि भाई ये भी यहाँ पर भी ऐसा होने वाला है। इसलिए हम बोलते हैं बिना सोचे समझे फैसले लेते हैं, जल्दबाजी में फैसले लेते हैं, बिना चर्चा के फैसले लेते हैं और अपरिपक्व फैसले लेते हैं। उसके कारण ये स्थिति है। सर, आज हिमाचल दूसरी बात जो खासतौर से जो आपने कही कि जो गारंटी की बात कही, जो 21 साल से ऊपर और खासतौर से जिन महिलाओं की आय 2 लाख रुपये से कम, उनके लिए ये फैसला लिया है। तो इसीलिए हमको पहले ही मालूम पड़ रहा था कि जहाँ अब की बार वो हिमाचल दिवस का कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं, वहाँ इस प्रकार की बात कर रहे हैं, एक एक पॉकेट को ढूंढ रहे हैं। अरे वादा तो आपने जो गारंटी दी थी, वो गारंटी ये दी थी 18 से 60 साल की हर महिला को देंगे, और ये पॉपुलेशन जो है वो 24 लाख से ऊपर की बनती है। तो इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो अभी तक आपने जहाँ जहाँ भी इस प्रकार की घोषणा, चाहे डोडराबाद में की है, चाहे वो आपने जाकर पांगी में की है, चाहे आपने कहीं कुल्लू के ज़िले में कहीं किसी इलाके में की है, अन्नी के इलाके में जाकर के किसी एरिया में की है, और चाहे किन्नौर में की है, चाहे वो लाहौल में की है, काजा में की है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक बार आपने डाला है पैसा, और वो भी उस वक्त कहीं लोकसभा के चुनाव के दौरान या कि उपचुनाव का दौर था उस दौरान डाले हैं, और उसके बाद कोई किस्त मिली नहीं। इसलिए आप गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, फिर से झूठ बोल रहे हैं, फिर मुझे कहते हैं कि जरा मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी सी गरिमा मुख्यमंत्री जी को रखनी चाहिए, अपने आप को रखनी चाहिए कि मुख्यमंत्री जी ने गरिमा मिट्टी में मिला दी। मंडी में जिला स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह बड़े उत्साह, गरिमा और देशभक्ति के वातावरण में मनाया गया। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। समारोह की शुरुआत मुख्य अतिथि द्वारा ध्वजारोहण के साथ की गई। राष्ट्रीय ध्वज फहराते ही पूरा वातावरण राष्ट्रीय गान और देशभक्ति के नारों से गूंज उठा। इसके पश्चात लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने परेड का निरीक्षण किया और विभिन्न टुकड़ियों से सलामी ली। कार्यक्रम में भव्य परेड का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी, स्काउट एंड गाइड तथा अन्य विभागों की टुकड़ियों ने अनुशासित मार्च पास्ट प्रस्तुत किए। परेड में शामिल जवानों और विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट तालमेल और अनुशासन का परिचय देते हुए उपस्थित जनसमूह को प्रभावित किया। महिला टुकड़ियों की भागीदारी विशेष आकर्षण का केंद्र रही, जिसने कार्यक्रम में उत्साह और प्रेरणा का संचार किया। इस अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने समारोह को रंगों से भर दिया। स्कूली छात्र छात्राओं ने देशभक्ति गीतों, लोक नृत्य और रंगारंग प्रस्तुतियों के माध्यम से हिमाचल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रस्तुत किया। अपने संबोधन में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने हिमाचल प्रदेश की 79 वर्षों के गौरवशाली इतिहास और विकास यात्रा पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि प्रदेश ने सीमित संसाधनों के बावजूद शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने विशेष रूप से सड़क निर्माण, कनेक्टिविटी को विकास की रीढ़ बताते हुए कहा कि सरकार प्रदेश के दूर दराज
दूरदराज क्षेत्रों को बेहतर सड़कों से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों तक विकास की रोशनी पहुंचाई जाए ताकि हर नागरिक को समान अवसर मिल सके। युवाओं को संबोधित करते हुए उन्हें प्रदेश के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाने और अपने कौशल को निखारने का आह्वान किया। समारोह में जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के कर्मचारी उपस्थित रहे। आप सभी को हिमाचल दिवस के अवसर पर सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आज का दिन भाइयों और बहनों, हिमाचल दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी को, जैसा मैंने कहा कि सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ और आज हम इस अवसर पर 78 वर्षगांठ पूरे प्रदेश के अंदर मना रहे हैं। ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। यह दिन हम सभी के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। देश की आज़ादी के 8 महीने के बाद सन 1948 में आज के दिन ही हमारा प्रदेश 30 छोटी बड़ी पहाड़ी रियासतों के विलय के साथ चीफ कमिश्नर प्रोविंस के रूप में हिमाचल प्रदेश को सबसे पहले मान्यता प्राप्त हुई। हिमाचल को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित करने में उस समय के जो नेतृत्व प्रदेश के अंदर उस समय उपस्थित था, प्रजामंडल आंदोलन प्रदेश के अंदर उस समय करवाए गए और साथ ही साथ जो आंदोलनकारियों ने हिमाचल प्रदेश को एक अलग अस्तित्व दिलवाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका उस समय निभाई, जब किसी ने ये कल्पना नहीं करी थी कि हिमाचल प्रदेश की इस रूप से एक अलग राज्य के रूप में प्रदेश उभरेगा। मगर आज हमने एक बहुत लंबा सफर अलग अलग नेतृत्वों के माध्यम से प्रदेश के अंदर तय किया है और हमारे प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री और हिमाचल प्रदेश के निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी की ये सोच रही कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश की रियासतें और हिमाचल प्रदेश में जो यूनियन टेरिटरी का हिस्सा था उन सबको मिलवाकर केंद्र सरकार से लगातार इस विषय को, हिमाचल की आवाज को उठाकर एक अलग राज्य हिमाचल प्रदेश को अस्तित्व में लाया और विकास की एक परिकल्पना जो उन्होंने प्रदेश के लिए करी थी, क्योंकि एक पिछड़ा हुआ इलाका हिमाचल प्रदेश का, दूर दराज का इलाका था, पहाड़ी इलाका था, जनजातीय इलाके थे, सड़कों से जुड़ा हुआ नहीं था, रेल रोड से जुड़ा हुआ नहीं था, मगर उसके बावजूद विपरीत परिस्थितियों में हिमाचल को आगे ले जाने की सोच उनकी रही और उन्होंने उस दिशा में हमेशा कार्य किया। और हिमाचल, जिसको हम देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि के नाम से जानते हैं, छोटी काशी सभी देवी देवताओं का वास है, वैसे ही हमारी वीर भूमि के रूप में सभी वीर भूमि हिमाचल के उन स्वतंत्रता सेनानियों और बहादुर सैनिकों को भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने राष्ट्र एकता और अखंडता के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और हमारे देश को सुरक्षित रखने में अपना योगदान, चाहे 1965 के युद्ध की बात हो, 1971 की युद्ध की बात हो, 1999 का कारगिल युद्ध की बात हो, हर दृष्टि से हमारे देश को, हमारे प्रदेश को सुरक्षित रखने में जो उनका महत्वपूर्ण भूमिका रही है, उसको हमेशा हमें याद रखना है, उनका धन्यवाद करना है। और हमारी जो नौजवान पीढ़ी हिमाचल प्रदेश की है, आज एक बेहतरीन परिस्थिति, यहाँ पे जो मार्च पास्ट हमारे
अलग अलग पुलिस डिपार्टमेंट में, होमगार्ड ने और उनके साथ एनसीसी के हमारे जवानों ने, युवाओं ने, छात्र छात्राओं ने जो यहाँ पे किया, ये भी एक रूप से प्रेरणादायक है और आने वाले समय में हमारे युवाओं को एक डिसिप्लिन फोर्स देश के अंदर, प्रदेश के अंदर बनाने के लिए प्रेरणा प्रदान करता है। मैं इसमें यही कहना चाहूंगा कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर द यूथ जनरेशन ऑफ द स्टेट इज टू हैव सेल्फ डिसिप्लिन। जब तक हमारे अंदर एक रूप से डिसिप्लिन नहीं होगा प्रदेश के प्रति, देश के प्रति हमारी संभावना, प्रदेश और देश के प्रति हमारी समर्पण को हम अपने मस्तिष्क में प्राथमिकता पे उस सोच को नहीं रखेंगे, तब तक हम मिलकर आगे नहीं चल सकते हैं। तो राष्ट्रवाद की भावना निश्चित तौर से हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, प्रथम है और उसको मजबूती से आगे लेकर जाना ये हम सबका परम दायित्व बनता है, हमारी जिम्मेवारी बनती है। और साथ ही साथ प्रदेशवासियों का हम आभार भी व्यक्त करना चाहते हैं जिनके प्रयासों से हिमाचल ने विकास के उच्च आदर्श प्रदेश में स्थापित किए हैं और देश विदेश में अपनी एक खास पहचान बनाई। हमारी सरकार ने पिछले 3 वर्षों में विकास के कार्यों को आगे ले जाते हुए और प्रदेश के जन कल्याण को की दिशा में आगे बढ़ने का पूर्ण प्रयास किया है।